आज के व्याख्यान में हम गोविंद चातक जी द्वारा लिखित नाटक दूर का आकाश के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो फूल आप देख रहे हैं पहाड़ में मिलने वाला एक अत्यंत सुंदर व कोमल पीला फूल है जिसे फ्योली कहते हैं, जो बसंत ऋतु में पहाड़ों पर देखा जा सकता है। चातक जी द्वारा लिखित नाटक इसी फूल की लोक कथा पर आधारित है। नाटक का सारांश फ्योली पहाड़ की युवती है जो प्राकृतिक परिवेश में ही पली बड़ी है, जहाँ वन्य जीव ही उसके सखा और साथी हैं। एक दिन उसकी कुटिया में एक थका हारा राजकुमार आता है और ठहरने के लिए आश्रय मांगता है। फ्योली नहीं चाहती कि उसको आश्रय मिले क्योंकि वह आखेट हेतु आया था, किंतु उसके पिता राजकुमार को आश्रय दे देते हैं। राजकुमार अपनी बातों से फ्योली को भरमाता है तथा अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह अपने पिता से डरती तो है, किंतु राजकुमार से उसका मन बंध जाता है और वह उसके साथ चल देती है। वह राजमहल को देखकर मुग्ध हो जाती है। राजकुमार उसे वहाँ की मर्यादा सिखाते हैं। राजकुमार पुनः शिकार पर निकल जाते हैं, जबकि फ्योली बिल्कुल नहीं चाहती कि वह जीवों की हत्या करे, पर वह नहीं मानता। फ्योली का मन अब राजमहल में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वह तो प्रकृति की गोद में पली बड़ी थी। फ्योली जिस पर्वत से आई थी, राजकुमार वहाँ भवन का निर्माण करवाता है। निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है। हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ एक चरवाहा आता है और सबको आगाह करता है कि वे जंगल न काटें। राजा के कर्मचारी उसे कारागार में बंद कर देते हैं। उधर चरवाहा बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज़ सुनकर फ्योली रोने लगती है। अब चरवाहे पर फ्योली को रुलाने का आरोप लगता है तथा उसे मृत्युदंड की सजा मिलती है, किंतु फ्योली की विनती पर चरवाहे को 1 वर्ष का कारावास हो जाता है। चरवाहे को ले जाता देख फ्योली को गहरी चोट लगती है। राजा पर्वत पर भवन निर्माण देखने चला जाता है। इधर फ्योली का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। राजा फ्योली के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तभी मंत्री समाचार सुनाते हैं कि भवन निर्माण वाले स्थान पर बादल फट गया है, जिससे सब धराशायी हो गया। राजा भवन देखने चला जाता है और इधर फ्योली प्राण त्याग देती है। राजा उसे उसी पहाड़ी की चोटी पर दफनाता है जहाँ फ्योली रहती थी, और यह उसकी अंतिम इच्छा भी थी। कुछ दिन बाद फ्योली की समाधि पर एक पौधा उगाता है और उसमें एक प्यारा सा पीला फूल आता है। लोग इस फूल को फ्योली कहते हैं। नाटक की समीक्षा। नाटक तत्वों के आधार पर हम नाटक की समीक्षा करेंगे। यह नाटक पहाड़ की लोक कथा पर आधारित है। फ्योली की व्यथा की कथा पर नाटक है। लेखक ने प्रकृति प्रेम, पर्यावरण की रक्षा एवं भौतिकतावाद का विरोध नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कथावस्तु। कथावस्तु के अंतर्गत इससे पहले जो हम कथा का सारांश बता चुके हैं वही कथावस्तु के अंतर्गत आएगा। पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत सीमित है, जिसमें राजकुमार, फ्योली मुख्य पात्र हैं। इसके अतिरिक्त फ्योली के पिता, चरवाहा, मंत्री, कर्मचारी इत्यादि हैं। फ्योली जब अपने पिता के साथ पहाड़ पर रहती है तो राजमहल को देखने की ललक रहती है। जब वह राजमहल जाती है तो वहाँ भी वह सुखी नहीं रह पाती। मरने के पश्चात उसी पहाड़ी पर दफनाने की इच्छा फ्योली के प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। संवाद। संवाद जो कि नाटक के प्राण होते हैं, इनसे कथावस्तु को गति मिलती है। पात्रों के चरित्र की विशेषताएं इसी के द्वारा उजागर होती हैं तथा वातावरण की सृष्टि होती है। एक उदाहरण देखिए। राजकुमार कहते हैं, तुम्हारा भरोसा क्या, कब रो पड़ो। फ्योली, मेरा मन करता है। राजकुमार, मन को संभालो और ढंग से रहो। फ्योली, ढंग से। राजकुमार, हाँ, रानी की तरह, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। इस प्रकार नाटक के संवाद संक्षिप्त एवं सरल हैं। देशकाल एवं परिस्थिति।
चूंकि यह नाटक पर्वतीय अंचल की लोक कथा पर आधारित है। फ्योली पर्वतीय अंचल में रहने वाली सीधी सादी लड़की है। नाटककार ने पूरे प्राकृतिक परिवेश को जीवंत किया है। नायिका के पिता अपनी पूजा एवं साधना में ही लगे रहते हैं तथा फ्योली एक और वन्य जीवों के प्रति लगाव रखती है तथा प्रकृति के सानिध्य में रहती है। वहीं दूसरी ओर जब वह राजमहल में जाती है तो वैभव होने के बावजूद भी उसका दम घुटने लगता है। इसमें नाटककार ने एक ओर पर्वतीय अंचल तथा दूसरी ओर राजमहल का चित्रण किया है। भाषा शैली। नाटक की भाषा सरल, सहज और जीवंत है। इसमें संगीत, भाव एवं विचार शैली का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य। नाटक के उद्देश्य में चरवाहा, जो कि ऐसा पात्र है जो प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, वह मानव द्वारा प्रकृति के साथ क्रूर व्यवहार का अंत तक विरोध करता है। भवन का धराशायी होना प्रकृति के कोप का ही हिस्सा दिखाया गया है। रचना तत्वों के आधार पर नाटक एक सफल नाटक है। सरल कथानक, संक्षिप्त संवाद व सीमित पात्र हैं। लोक कथा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। फ्योली का चरित्र चित्रण। पहला है प्रकृति प्रेमिका। नायिका अपने सरल परिवेश को छोड़कर भौतिकतावादी परिवेश में फंस जाती है। वह प्रकृति के सानिध्य में पली बढ़ी। पशु पक्षी उसके साथी होते हैं। वह भौतिक जगत के छल से कोसों दूर है। दुविधाग्रस्त, वह अपने प्राकृतिक प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, किंतु राजकुमार से लगाव के कारण उसे राजमहल में जाना पड़ता है। जब वह वैभव के साथ राजमहल में रहती है तो प्रकृति उसे अपनी ओर खींचती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कहीं भी शांत नहीं है और उसका मन दुविधा से ग्रसित है। सुख की चाह। फ्योली के मन में दूर के आकाश के पार भी दुनिया देखने की इच्छा उसे राजमहल तक पहुंचाती है। विरक्ति। भौतिक सुख की चाह उसे महल तक तो ले आती है, किंतु वहां की सुख सुविधाओं और अतिशय भोग के कारण उसमें विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है। पर्यावरण चेतना। नायिका का पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता का संबंध है। वह पर्यावरण को सहेजने के लिए सदैव जागरूक रहती है। वृक्ष की हत्या उसे मनुष्य की हत्या लगती है। वह चाहती है कि राजमहल में भी वह पेड़ पौधे लगाए। एक उदाहरण देखिए, मैं यहाँ एक वन लगाना चाहती हूँ, उसमें मृगछौने पालूंगी, जानवरों के लिए खोह और पक्षियों के लिए कोटर बनाऊंगी। नाटक में चरवाहे के माध्यम से लेखक ने वन संरक्षण का भी संदेश दिया है। एक उदाहरण देखिए, जब चरवाहा कहता है, सर काट लो, रूख न काटो। रूख अर्थात पेड़। मत करो हत्या वृक्ष देवता की। शाप पाप, एक जीव इनके अंदर, एक हमारे घट अंदर। जबान नहीं तो क्या, प्राण है इसमें भी। तुमने किसी को दम तोड़ते देखा? मैया को, गैया को। पेड़ की मौत नहीं देखी। पेड़ जब कटकर नीचे गिरता है कैसा बरबराता है, चरमराता है। कभी सुनी है उसकी चीख? कितना दर्द होता है कटने का, मरने का। इस प्रकार चरवाहे के माध्यम से नाटककार ने बताया है कि किस तरह से पेड़ों में भी जीवन होता है। चरवाहे से लगाव। फ्योली चरवाहे के प्रति गहरा लगाव रखती है। उसके बांसुरी बजाने पर वह रोने लगती है। चरवाहे के प्रति आत्मीयता का भाव अंत तक बना रहता है। अंततः हम कह सकते हैं कि नाटक की नायिका फ्योली प्रकृति में पली बढ़ी सुकोमल भाव से युक्त युवती है, जो प्रकृति प्रेमी है तथा पर्यावरण की रक्षा करती है। इस प्रकार आज की व्याख्यान में हमने चातक जी द्वारा लिखित नाटक दूर का आकाश का विश्लेषण किया तथा साथ ही फ्योली के चारित्रिक विशेषताओं को भी उजागर किया।